वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा और तीसरी दफ़ा आए तो तिबारा खुश आमदेद। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद हुसैन साहब, चेस्ट कंसल्टेंट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से ताल्लुक़ है। दमे के हवाले से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी ट्रीटमेंट की, और आपने कहा कि कुछ दवाएँ होती हैं जिनको कंट्रोलर कहा जाता है, और अगर वो मौसमी हो तो उसके हिसाब से दी जाएगी, और अगर पूरे साल है तो उसके हिसाब से दी जाएगी, और एज़मा के सिम्टम्स कम हो जाए तो उसको छोड़ भी दिया जा सकता है। ये बताइए, इसके अलावा भी कोई दवा है? बिल्कुल जी, एक तो स्टेरॉयड जैसे मैंने बताया एक फ़र्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। उसके अलावा एक टैबलेट आती है, एक ग्रुप है जिसको लुकोट्राइन इनहिबिटर्स कहते हैं। वो भी कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सोजिश को कंट्रोल करने की दवा है, जो स्टेरॉयड के बाद सेकेंड लाइन में आती है, जो दिन में एक टैबलेट रात में देनी होती है। वो मॉन्टीलूकास बहुत से मुख्तलिफ नामों में आती है, ब्रांड्स के साथ आती है, और वो एक बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा फिर जिन लोगों को ज़्यादा मॉडरेट या सिवियर अस्थमा होता है, उनमें एक कॉम्बिनेशन इन्हेलर होता है, जिसमें एक तो कंपोनेंट उसका स्टेरॉयड या कॉर्टिज़ोन होता है, और दूसरा होता है जो लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, यानी उनका असर तकरीबन 12 घंटे रहता है, और वो 12 घंटे सांस की नाली को खुला रखते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको रात में उठ के बार बार खांसी या सांस के अटैक होते हैं। तो उनको हम यूजुअली ये कॉम्बिनेशन पे डालते हैं कि उनकी सांस की नाली रात के वक्त और दिन के वक्त भी खुली रहे। डॉक्टर साहब, ये बताइए, बच्चों के हवाले से स्टेरॉइड इन्हेलर कंट्रोलर मेडिसिन जिसको कहा जाता है, क्या ये बच्चों की ग्रोथ या कोई और मसाइल तो क्रिएट नहीं करती है? देखिए जी, चांसेस कुछ प्रॉब्लम्स या ग्रोथ रिटार्डेशन के हमेशा रहते हैं, मगर बहुत ही अनलाइकली है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मिकदार कॉर्टिज़ोन की इन्हेलर में होती है वो बेहद कम है। अस्थमा जो कंट्रोल से बाहर रहे, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बेतहाशा हैं, जिसमें ग्रोथ रिटार्डेशन, जिसमें ऑक्सीजन की कमी, और ये बच्चे के लिए ज़्यादा रिस्की हैं एज़ कम्पेयर टू बड़ी हल्की सी डोज स्टेरॉइड, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही अनलाइकली, बहुत ही कम है। अच्छा डॉक्टर, फातिमा का क्वेश्चन ये था कि 7 से 8 साल का बच्चा है, एज़मा है, तो क्या ये सही हो सकता है, और अगर सही हो जाए तो ज़िंदगी में दोबारा भी होने के चांस? देखिए जी, जैसे मैंने कहा था कि अस्थमा एक जेनेटिक, एक कंजेनिटल इलनेस है जो माहौल की वजह से सामने आती है। अमूमन बच्चों में चाइल्डहुड अस्थमा, जैसे वो एडोलेसेंस पे 12-13 साल या उससे ज़्यादा उम्र में जाते हैं, मेजॉरिटी में अस्थमा ख़त्म हो जाता है। कुछ लोगों में ये अस्थमा की जो अलामात हैं, सांस लेने में दुश्वारी या जकड़न होना, किसी भी उम्र में दोबारा आ सकते हैं। अस्थमा या दमे का मुकम्मल इलाज नहीं है, उसको ट्रीटमेंट के ज़रिए बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत से लोग आते हैं जिनको बचपन में अस्थमा था, सारी ज़िंदगी उसके बाद नहीं हुआ। कुछ लोगों को अस्थमा 20, 25, 30 साल की उम्र में शुरू हो जाए, कुछ लोगों को बचपन में अस्थमा था और 40-50 साल की उम्र में अस्थमा वापस आ जाता है, और उसकी मैनेजमेंट, उसका कंट्रोल बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं जैसे बचपन में किया था। स्टेरॉयड इन्हेलर हो गए या वो मॉन्टीलूकास की गोलियां हो गई, उसके ज़रिए दोबारा कंट्रोल में आ सकता है। अच्छा, ये जो कंट्रोलर इन्हेलर है, अगर बच्चों में बात करें, कितने दफ़ा दिन में लेना होता है? कंट्रोलर टिपिकली जो है 2 मरतबा देते हैं, क्योंकि इनका इफ़ेक्ट जो है तकरीबन 10 से 12 घंटे तक रहता है। तो वो कॉर्टिज़ोन हो गया या कॉम्बिनेशन हो गया तो ट्वाइस अ डे यूजुअली काफ़ी होता है, एडिक्वेट होता है। इसके अलावा भी अगर हम यूजुअली एक तो कंट्रोलर दवाएं देते हैं, दूसरी रिलीवर मेडिसिन देते हैं, जिसमें सैल्ब्यूटामॉल केमिकल है जो दमे के अटैक को फ़ौरन करती है। उसका असर विदिन सेकेंड्स होता है, और उसका असर तकरीबन 4 से 6 घंटे तक रहता है। तो हम अमूमन ये हिदायत करते हैं कि जी एक तो कंट्रोलर दवा लें, और फिर अगर उनको सांस में दुश्वारी हो तो ये रिलीवर इन्हेलर है जो विदिन सेकेंड्स और मिनट्स असर करती है, वो ज़रूरत के मुताबिक लें। अगर ज़रूरत दिन में एक दफ़ा सुबह को दमा होता है तो सुबह को लीजिए, अगर दमे के अटैक दिन में 3-4 मरतबा होते हैं तो उसको 4 से 6 मरतबा दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक ज़माने में कॉन्सेप्ट था कि इन्हेलर लेने से फेफड़ों में सुराख हो सकता है, फेफड़े फट सकते हैं। नहीं, इसमें ऐसा कभी कोई मेडिकल कोई एविडेंस आई है? कोई मेडिकल साइंस ने ऐसी कोई डायग्नोसिस नहीं, कि वरना तो इन्हेलर्स इतने पॉपुलर दुनिया भर में होते ही नहीं अगर ऐसा चांस होता है। यानी दे आर वेरी सेफ? एब्सोल्युटली, एक्सट्रीमली सेफ। अच्छा, ये बताइए, जिन बच्चों को एज़मा डायग्नोस हुआ है, अगर वो दवाएं ले रहे हैं, अपने कंट्रोलर भी और अगर ज़रूरत पड़ती तो रिलीवर भी, उनकी लाइफ स्टाइल में कोई रिस्ट्रिक्शन है, जैसे स्कूल में जा रहे हैं, खेलना कूदना, क्या उनको
मना करना चाहिए? हम यूजुअली कहते हैं कि अगर उनको सांस की तकलीफ़ है या अटैक की सूरत में ऑब्वियसली ज़्यादा अपना फिज़िकल एक्सर्शन को लिमिट रखें, मगर एक मरतबा उनका अस्थमा कंट्रोल में आ जाए कॉम्बिनेशन दवाइयों के साथ, तो वो एक्टिविटी कर सकते हैं जो उनके साथ के बच्चे करते हैं। वो खेल सकते हैं, वो स्विमिंग कर सकते हैं, वो बास्केटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं। बल्कि हम अक्सर मैं लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि एक ओलंपिक स्विमर थे जिन्होंने गोल्ड मेडल 50 यार्ड्स की जो स्विमिंग में लिया, वो एस्थमेटिक थे। वो अपनी रेस से पहले इन्हेलर लिया और वो 50 मीटर्स की जो रेस थी वो जीते। तो इससे ये पता लगता है कि इंसान एक मैक्सिमल पोटेंशियल तक एक्सरसाइज कर सकता है अस्थमा के होने के बावजूद, बस उसके अस्थमा का कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। आखिर में तमाम लोगों को, खुसूसन इस्लामाबाद, रावलपिंडी और तमाम लोगों को जिनको पोलन से प्रॉब्लम है, वो लोग जो कि बाइक में ट्रैवल करते हैं, डस्ट का मसला है, उनको एज़मा भी है, सबको आप, और जिनके घरों में वो तमाम फैक्टर जो कि एज़मा एग्रीवेट कर सकते हैं, क्या मशवरा देंगे? सबसे पहले तो डॉक्टर से रुजू करके अपनी डायग्नोसिस तशख़ीस कर लें और जो मेडिसिन्स आपके फिजिशियन एडवाइस करें वो मेडिसिन सबसे पहले शुरू करें। उसके बाद जो जो अवॉइडेबल रिस्क फैक्टर्स हैं, मसलन डस्ट, घर के अंदर की जो डस्ट माइट्स होते हैं उसको मिनिमाइज़ करें। हम यूजुअली कहते हैं कि जी आप घर से कारपेट्स को निकालें, पर्दों की जगह ब्लाइंड्स का रखें क्योंकि सफाई अच्छी मेंटेन हो। उसके बाद जो वो रिस्क फैक्टर्स अवॉइड कर सकते हैं उनको करें, और जो अनअवॉइडेबल है, मसलन अगर पोलन आबो हवा में मौजूद है तो उसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकते, तो अपने मेडिसिन को एडजस्ट करें कि वो सीज़न जो 2-4 हफ्ते पोलन का सीज़न ज़्यादा होता है उसमें वो दवाएं इस्तेमाल करें। ऑब्वियसली अननेसेसरी एक्सपोजर के बाहर अगर वो अपना टाइम कम गुजार सकते हैं, ज़्यादा इंडोर रह सकते हैं, तो उनका अस्थमा उस 2-4 हफ्तों में कंट्रोल में रहने में उसमें मदद मिलेगी। और वो लोग जो कि बाइक पर ट्रैवल करते हैं और मजबूरी उनको बाइक में ट्रैवल करना है, डस्ट से एलर्जिक है या पोलन से, वो लोग क्या करें प्रोटेक्शन के लिए? उसमें एक तो ये है कि जो सिंपल सा पेपर मास्क है वो भी काफ़ी हेल्पफुल है कि जी वो उससे जो डस्ट का एक्सपोजर है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो वो अगर साथ इस्तेमाल कर लें उस दौरान में जो बाइक पे ट्रैवल करते हैं तो उससे भी थोड़ी सी मदद मिलेगी। और घरों में हमारे क्या चीज़ें होती हैं जो कि एज़मा को एग्रीवेट कर सकती हैं? सबसे ज़्यादा कॉमन डस्ट है, अंदर की जो मिट्टी होती है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसका घर में अच्छी सफाई रखें। इसके अलावा घर में अगर पेट्स हैं, मसलन बिल्ली और कुत्ता, जो बड़े बड़े बालों वाले जानवर होते हैं, उनसे बहुत से लोगों को एलर्जी होती है। तो जिन लोगों में अस्थमा और एलर्जी है और घर में ऐसे पालतू जानवर हैं तो उनसे ज़रा कांटेक्ट मिनिमल रखें। अच्छा, इसके अलावा जो बच्चों के स्टफ़ टॉयज़ होते हैं, हाँ, ये बल्कि नेक्स्ट चीज़ मैं ये बताता हूँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो जिन बच्चों में रात में खांसी हो रही है, जिन बच्चों में रात में सांस की तकलीफ़ हो रही है, तो जो स्टफ़ टॉयज़ होते हैं इनको दूर रखें, क्योंकि इनमें भी वही प्रॉब्लम के डस्ट माइट्स इसमें जमा हो जाते हैं और उनको साफ़ नहीं किया जा सकता। आप वॉशिंग मशीन में डाल दें या जो मर्ज़ी कर लें, उनमें डस्ट माइट्स मौजूद रहते हैं, तो उनसे कांटेक्ट मिनिमल रखना होगा। और कारपेट्स के लिए क्या कहेंगे? कारपेट्स बिल्कुल हम तो स्ट्रांगली इनकरेज करते हैं कि जी कारपेट्स को निकाल लें। अगर रखना ज़रूरी है तो एक छोटा सा रग रखें जिसको प्रॉपर्ली साफ़ किया जा सके ऑन अ रेगुलर बेसिस। जो ज़माना था वॉल टू वॉल कारपेटिंग करने का, आई थिंक वो गुजर चुका है, क्योंकि उसमें डस्ट माइट्स, उसको सफाई बिल्कुल नहीं रह सकती। आप वैक्यूम कर लें, उसको धुलवा लें, जो डस्ट माइट्स अंदर मौजूद हैं वो पूरी तरीके से उनको रिमूव नहीं किया जा सकता। तो हम तो कहते हैं जी आप कारपेट्स निकालें और अच्छे तरीके से प्रॉपर टाइल्स लगवाएं और उसकी सफाई अच्छी तरीके से रखें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जावेद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और उम्मीद ये करता हूँ कि आपकी बातों को लोग फॉलो करेंगे तो जिन जिनको एज़मा है वो उनकी ज़िंदगी को बड़ा आसान बना लेंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और कोशिश ये की थी एज़मा के उन तमाम एस्पेक्ट्स को भी रिव्यू किया जाए। अक्सर बेशतर हम बात करते रहते हैं और करते रहेंगे। ज़ाहिर बात है कि हर दफ़ा कुछ लोग प्रोग्राम देख पाते हैं, कुछ लोग बाद में कभी ज़िंदगी में देख पाते हैं। बस एक चीज़ है, वो है एहतियात। और एक बात मैं कहूँगा कि अगर किसी को एज़मा डायग्नोस हो गया है तो हम लोगों का एक बड़ा रिएक्शन ये होता है कि अब खुसूसन माँ बाप का, अगर उसके बच्चे को पता चलता है कि जी आपके बच्चे का एज़मा है, एज़मा अंधेरे का नाम नहीं है, मतलब ज़िंदगी ख़त्म होने का नाम नहीं है। एज़मा एक कंडीशन, एक मेडिकल कंडीशन है, और उसके साथ एक इंसान बहुत नॉर्मल लाइफ, क्या मोर देन नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। उसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है, और उसमें कोई सिर्फ तसल्ली वाली बात नहीं है। एक आम सी बात है जो कि हमेशा कहता हूँ कि मेरी नज़र कमज़ोर थी, चश्मा लगाया हुआ है तो क्या हुआ, क्या मतलब चश्मा लगाने से क्या हो गया, मैं अब नॉर्मल हो गया, मेरी ज़िंदगी तारीख हो गई है। नज़र की कमज़ोरी तो सही होगी। एज़मा अगर है तो उसकी दवाएँ हैं,
वो आप इस्तेमाल करते रहिए। और दवाओं का डॉक्टर साहब ने बता दिया है, क्योंकि अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। तो ये है कि हाँ, वो तमाम फैक्टर्स, और ख़ुसूसन उन तमाम लोगों से जो स्मोकिंग करते हैं, मैं ये दोनों हाथ हैं जोड़ रहा हूँ, खुदा के वास्ते आप बीमारी की तरफ, दलदल की तरफ जा रहे हैं। आप ख़ुद तो मतलब आपको मोहब्बत नहीं अपने आप से, पहले तो आप अपने आप से मोहब्बत करें, उस दलदल से जाने से या उस खाई में गिरने से पहले बचें। और दूसरा, आग की वजह से आप कहीं बैठे हुए स्मोकिंग कर रहे हैं, कहीं शादी में कर रहे हैं, कहीं पार्टी में कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में कर रहे हैं, किसी बच्चे को, किसी बुज़ुर्ग को, किसी को एस्मा है, आपके इस धुएँ की वजह से उसका एग्रेवेट हो रहा है और ड्राई के साथ किए जा रहे हैं, तो आप कोई अच्छे इंसान नहीं, बहुत बुरे इंसान हैं। एनीवेज़ नाज़रीन, अगले हफ्ते हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला डिप्रेशन पे भी बात करेंगे मंडे को, फिर वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है ट्यूसडे को, हम उस पर बात करेंगे, वेंसडे को हम इनफर्टिलिटी के हवाले से बात करेंगे। तो इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते का टॉपिक आप फेसबुक पे भी आप देख सकते हैं। इस प्रोग्राम के कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv, या फेसबुक पे जाइए, क्लिनिक ऑनलाइन को सर्च कीजिए और उसके बाद उस पेज पे आप सब्सक्राइब करके अपने सवालात या अपनी डिमांड्स हमें आगाह कर सकते हैं। ये हफ्ता हमारा पूरा हो गया। अपना तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिएगा दोबारा उन तमाम अपने जवानों के लिए जो कि हम सब की हिफाजत के लिए शाचन में 11 सेक्टर में मौजूद थे और कुदरती आफत का शिकार हुए, कि अल्लाह ताला उन सब को खैर आफ़ियत के साथ जो है वो हम घरों को वापसी हो जाए। मैं तो अभी बड़ा उम्मीद ही हूँ, बस ये कि अल्लाह ताला कोई मुआवजा कर दे। एनीवेज़ दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।